हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं। इसमें चार्टर अधिनियम 1793 का। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है पहले 1773 से हमने जो रेगुलेटिंग अधिनियम था वहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था और 1786 के अधिनियम तक हम पहुँचे थे। तो उतने में हमने जो पढ़ा था पीछे के लेक्चर्स में, उससे आगे बढ़ते हुए अब हम एक नया चार्टर अधिनियम 1793 लेकर के आए हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी अधिनियम पढ़ते हुए हम थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं ताकि अधिनियम के प्रावधानों को समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो देखिए, पृष्ठभूमि में हमने कहा कि इसका एक बैकग्राउंड होता है। कोई भी घटना जब इतिहास में होती है तो उसके कारण और प्रभाव होते हैं, तो उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी इस लेक्चर में समझ रहे हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इस समय इससे पीछे जो हमने लेक्चर पढ़ा था 1786 में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और वो जो है सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखता है। वो चाहता है कि सत्ता का जो है सत्ता एक ही हाथों में सीमित रहे। ये एक बैकग्राउंड है। इसी दौरान इस पूरे समय काल में कॉर्नवालिस के सुधार जो है वो लागू रहे। इसी में एक टॉपिक है जो कि इतिहास का टॉपिक है, कॉर्नवालिस के सुधार। जो कि भारत में जो प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत होती है, आधुनिक प्रशासन की जो अच्छी से नींव पड़ती है, वो इसी के समय में पड़ती है। प्रशासनिक सुधार हैं, न्यायिक सुधार हैं और उसी तरीके से पुलिस को लेकर के भी इसी दौरान सुधार होते हैं। तो वो पूरा हम यहाँ पे कॉर्नवालिस के सुधार नहीं पढ़ेंगे। हमें केवल ब्रिटिश संसद द्वारा जो अधिनियम पारित हुआ है उसको समझना है। ब्रिटिश संसद, जो हमने कहा था कि ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर नए कानून बनाती है। ये हमने आपको बताया था। तो वही जो बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित करने के लिए, उसके संचालन को नियमित करने के लिए कानून बना रही है। उसी दौरान 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और पिछले वाले लेक्चर में जब हमने 1786 का अधिनियम पढ़ा था तो हमने बोला था वहाँ से सत्ता के केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। जब पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के साथ जो मुख्य कंपनी की जो मुख्य सेनापति है उसके पद का विलय करता है। तो यहीं से इसी पृष्ठभूमि में हमें इस अधिनियम को 1793 के चार्टर अधिनियम को समझना है दो इम्पोर्टेंट मुद्दों के साथ। एक, 1793 का जो वर्ष है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुधार, भारत में जो प्रशासनिक, जो न्यायिक और पुलिस सुधार हुए हैं वो इसी दौर में हुई है। उसी साल, इसी वर्ष ब्रिटिश संसद जो है ये अधिनियम लेकर के आती है। तो इसके प्रावधानों को अब हम देखेंगे। तो देखिए, पहली बार हमने कहा था, इस पहले जो पहला प्रावधान है इसको समझने से पहले तो हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भेजी गई थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। यानी ब्रिटिश सत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार के लिए भेजती है। तो कंपनी भारत में जो व्यापार कर रही थी और बाद में राजनीतिक प्रसार भी कर रही थी, उसमें ब्रिटिश सत्ता का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था। वो अपने दम पर कर रही थी, जो भी युद्ध लड़ रही थी, अपना साम्राज्यिक विस्तार कर रही थी, अपना व्यापारिक विस्तार कर रही थी। तो पहली बार इस कानून में ब्रिटिश संसद ने क्या कहा, देखिए पहला जो अधिनियम है, पहला जो प्रावधान है उसमें लिखा कि इस अधिनियम में पहली बार यह स्थापित किया गया कि कंपनी द्वारा किए गए समस्त
राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सम्राट की ओर से किए हुए माने जाएंगे। इसके मायने ये हैं कि हमने इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है राजनीतिक कार्य। हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में जो है व्यापार के कार्य करती है, और बाद में जब भारत में मुगल सत्ता कमज़ोर हो जाती है और भारत की जो स्थानीय सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो वो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक विस्तार और प्रसार की नीति अपना लेती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस अधिनियम में पहली बार, जो कि ब्रिटिश संसद ने पारित किया है, ये कहा गया कि जो भी राजनीतिक कार्य होंगे, जैसे कि युद्ध द्वारा किसी प्रदेश को जीतना, तो वो कंपनी जो भी युद्ध जीतेगी, जो भी राजनीतिक प्रसार करेगी या जो भी सुधार लेकर के आएगी, वो ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अंतर्गत माने जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये ब्रिटिश सरकार है, इसने एक कानून बना करके एक कंपनी को भारत भेजा है। अब ब्रिटिश सरकार पहली बार इस कानून के तहत कह रही है कि कंपनी भारत में जो कुछ भी करेगी वो उसकी ओर से करेगी। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता का कार्य कर रही है। ये एक पहला प्रावधान है। तो यहाँ से हमने जैसा कि बोला कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत में क्रमिक विकास देख रहे हैं। तो उसी क्रमिक विकास को देखेंगे तो हम देखेंगे कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अपना व्यापार का काम कर रही है और उसका ब्रिटिश शासन के साथ सिर्फ एक अप्रत्यक्ष संबंध है। ब्रिटिश जो सरकार है वो कानून बना के उसको दे रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कर रही है कि कंपनी हमारे बिहाफ पर काम कर रही है। तो अब इसके धीरे धीरे जैसे जैसे जो परिस्थितियाँ बदलेंगी, वैसे वैसे कंपनी और ब्रिटिश संसद के बीच के जो रिश्ते हैं वो बदलेंगे। और जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के बीच में संबंध बदलेंगे, वैसे वैसे भारत में संवैधानिक विकास, कानून बनने का जो विकास है वो भी बदलेगा। इसी क्रमिक विकास को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाद में 1950 में भारत के संविधान बनने के साथ पूरा होता है। दूसरा अधिनियम का इसका प्रावधान जो बनाया गया वो कहा गया कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार के लिए भेजा था, तो उसके साथ और किसी कंपनी को नहीं भेजा गया। यानी कानून बना के बोल दिया गया कि भारत में जो भी व्यापार होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ब्रिटेन की और कंपनियों को इस बात का अधिकार नहीं दिया था। तो यहीं पर इसी दौरान ब्रिटेन में अन्य कंपनियां इस बात के लिए ब्रिटिश शासन के ऊपर दबाव बना रही थी कि उनको भी भारत जाकर के व्यापार करने का चार्टर या लाइसेंस जो है मिलना चाहिए। लेकिन इस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश सत्ता ने बोल दिया कि अगले 20 वर्ष तक, देखिए अभी 1793 है तो 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल वही जो है भारत के साथ व्यापार कर सकती है ब्रिटेन के बिहाफ पे। अभी हम आगे 1813 का ही अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि 20 वर्षों बाद जब ये व्यापारिक एकाधिकार की डेट फिनिश होने वाली होगी तो वहाँ पे फिर एक नया कानून बना के उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। तो इस अधिनियम के जरिए भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अगले 20 साल तक ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है, ये कानून बना दिया गया। दूसरा एक और कानून बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजस्व से प्रति वर्ष 5 लाख पाउंड ब्रिटेन की सरकार को भेजेगी। यानी कि कंपनी भारत में व्यापार से जो राजस्व कमा रही है उसका एक निश्चित भाग जो इस कानून के तहत बताया गया वो ब्रिटेन को भेजेगी। आप इतिहास का विषय में हम पढ़ेंगे धन के निर्गमन का सिद्धांत, यानी किस तरीके से भारत से पैसा ब्रिटेन जा रहा था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान। तो उसको एक इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगला जो एक और प्रावधान डाला गया कि जब हमने
बंगाल का गवर्नर जनरल बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का दौरा करेगा तो वह वहाँ के गवर्नरों के प्राधिकार का उल्लंघन कर सकेगा। देखिए, हमने आपको पीछे के लेक्चर में लगातार समझाया था कि बंगाल सबसे मजबूत राज्य था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, हमने बोला वो अन्य प्रेसिडेंसीज पे भारत में जैसे बम्बई में है और मद्रास में है, तो इनसे ज़्यादा शक्ति रखता था। तो इनमें केवल गवर्नर नियुक्त होता था और बंगाल में जो है गवर्नर जनरल होता था, जो कि बड़ा पद होता था। इससे पीछे वाले कानून में 1786 के कानून में हमने बताया था कि 1784 से 86 के बीच लगातार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति इन प्रेसिडेंसीज की तुलना में लगातार बढ़ रही थी। और 1786 पिछले वाले अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि रक्षा वाले मामलों में या युद्ध वाले मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति इन प्रेसिडेंसी से ज़्यादा होगी। अब कह दिया गया कि जब भी बंगाल का गवर्नर जनरल बम्बई या मद्रास प्रेसिडेंसीज में जाएगा तो वहाँ वह उनको सुपरसीड करेगा, मतलब इनसे ज़्यादा पावर रखेगा, इनको आदेश दे सकता है। एक ये प्रावधान किया, यानी हमने पहले ही बोला था कि लगातार यहाँ पर इसके जरिए आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। केंद्रीकरण हो रहा है। एक प्रावधान ये किया गया, देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह कंपनी के कर्मचारियों को तथा अन्य लोगों को भारत में व्यापार का लाइसेंस दे सकती है। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। हमने बोला था ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भारत में व्यापार कर सकती है, व्यापार का लाइसेंस दिया था। अब इस अधिनियम के जरिए कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है वो भारत के अंदर अन्य लोगों को व्यापार का लाइसेंस दे सकती है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मान लीजिए कि हम और आप 1793 में चले जाते हैं और बंगाल में हम खड़े हैं इस समय 1793 के, तो वहाँ कंपनी जो है, आप व्यापारी हैं तो आप कंपनी से जुगाड़ लगा के कंपनी आपको एक लाइसेंस दे देगी कि आप जो है व्यापार कर सकते हो। ये अधिकार जो है, जो कंपनी द्वारा दिया जा रहा है अन्य लोगों को लाइसेंस जो है, वो केवल अन्य व्यापारियों को नहीं है बल्कि कंपनी के कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है। यानी कंपनी में काम कर रहा कोई कर्मचारी अपने अन्य मतलब ओवर टाइम में उसको एक तरीके से, एक शब्द आपने सुना होगा फ्रेंचाइजी, तो उसको फ्रेंचाइजी खोलने का अधिकार दिया गया था। यानी वो कंपनी के बाहर जाकर के कंपनी जितना उसको अधिकार देगी उसके हिसाब से अन्य क्षेत्रों में वो व्यापार कर सकता है। तो ये जो है इस 1793 के अधिनियम के प्रावधान थे। हम लोग जो है संवैधानिक विकास का जो एक यात्रा है हमारी 1773 से 1773 से 1950 तक की, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी यात्रा में हमारा इस लेक्चर का पड़ाव था 1793 का अधिनियम। आगे अब हम अगले लेक्चर में जो है 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। हमने एक एक प्रावधान को अलग से समझाया है, केवल पढ़ा नहीं है, केवल जो है लिखा नहीं है। तो इसको समझें और हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो जनरल स्टडीज़ के टॉपिक हैं उनको सिंपल फॉर्म में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।